गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आपके बीच फिर से संस्कृत लेकर के आए हैं। आपका पाठ 6 है और पाठ का नाम है भारतीय संस्कारः, जो आपके पाठ्य पुस्तक में निबंध के रूप में है। तो आपको सबसे पहले पाठ का जो जितने सारे पॉइंट्स हमने लिखा है, इस पढ़ाने से पहले आपको हम ये बोल देते हैं कि संस्कृत में 100 में 90 आना है, लाना है, ये निश्चित है। गारंटी ले लीजिए, जिद मचा लीजिए अपने मन में। और इस पाठ से आपका 5 अंक निश्चित है। आपका 3 ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 अंक का एक सब्जेक्टिव आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और आप अगर चैनल पे नए हैं और आपके दोस्त अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ उन्हें चैनल का नाम बताएं, NR पोद्दार करके बताएंगे। यूट्यूब पे जाएंगे और NR पोद्दार लिखना है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। और एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ये आपके लिए रामबाण होगा, ये वीडियो आपके लिए जरूर रामबाण होगा। तो चलिए हम लोग पाठ के संदर्भ में देखते हैं। आज हमारा पाठ है भारतीय संस्कारः, निबंध के रूप में। हमारे पाठ का नाम क्या है? भारतीय संस्कारः। तो देखेंगे कि हमारे भारत में कैसी संस्कार थी, ठीक है ना। तो भारतीय संस्कार के बारे में अच्छे से एक एक करके पूरा पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है और उन्हीं क्वेश्चनों को, उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं के माध्यम से फिर हम लोग आज सीखेंगे। बिल्कुल एकदम मजा आएगा, देखिएगा। चलिए तो पाठ के संदर्भ में देखते हैं। पाठ 6 मेरा पाठ 6 है और विषय संस्कृत है। पाठ का नाम है भारतीय संस्कार, जो कि निबंध के रूप में है, ठीक है, संकलित है। पाठ के संदर्भ में देखते हैं कि पाठ के अंदर हमें क्या क्या मिला, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पाठ के संदर्भ में है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से, ठीक है, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व रहा है, ठीक है ना। किसी और देश में संस्कार रहे ना रहे, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे संस्कार की प्रधानता होती है, ठीक है ना। जब भी अगर बातचीत करते हैं गांव में, कहते हैं अरे पहले कुछ करो ना करो लेकिन संस्कार बना लोगे, यानी कि उठने का, बैठने का, बोलने का, मतलब बड़ों छोटों का आदर करने का संस्कार होना चाहिए। तो भारत ही एक ऐसा देश है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय जीवन में, भारत के लोग जो है ना, उसके जीवन में, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से, यानी कि बहुत पहले से, प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व रहा है, वैल्यू रहा है, ठीक है ना। कुछ चीज का वैल्यू रहे या ना रहे, लेकिन संस्कार का जीवन में बहुत बड़ा वैल्यू है, योगदान है, ठीक है ना। संस्कार होना चाहिए, ठीक है, अच्छा संस्कार होना चाहिए। और संस्कार से ही आपका परिचय मिल जाता है कि आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं या बुरे हैं। तो संस्कार जो है ना हमेशा उत्तम बना करके रखना चाहिए। और हम बार बार बोल रहे हैं ऑन कैमरा कि इस चैप्टर को गौर से देखना, गौर से सुनना, तभी जा करके ये तुम्हारे CPU में सेट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, अगर पाना है तब, ठीक है ना। प्राचीन काल की संस्कृति हमारे संस्कार है, जो पूर्वजों से, जो पहले से, आदि काल से, ठीक है ना, बहुत पहले से जो मतलब बनते आया है, बना हुआ है संस्कृति, ठीक है ना। संस्कार जो बना हुआ वही हमारा तो मूल संस्कार है। संस्कार हम लोग नहीं बनाए। जैसे हमारे माता पिता जैसे मतलब कि चलाए, तो उन्हीं को देख देख के हम लोग भी चल रहे हैं, फिर आगे हम अपनी पीढ़ी को चलाएंगे। यही हमारे क्या है? संस्कार है। वो जैसे खाना खाए, वो जैसे खाना बनाए, वो जैसे कपड़ा पहने, जैसे बोले चाले, बड़ों का छोटों का आदर किए, वही सारा चीज हम कैच कर लिए ना। उसी तरह से फिर हम करते हैं, फिर हम आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं या करवाते हैं, ठीक है ना। यही हमारा क्या है? संस्कार है। तो यहाँ पे बोला गया कि प्राचीन काल की, प्राचीन मतलब बहुत पहले की, प्राचीन काल की संस्कृति हमारे संस्कार है। हमारे क्या है? वो संस्कार, इसको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए ये 2 पॉइंट हो गया। मजा तो अब आएगा नीचे से। संस्कार से अच्छे गुणों का ग्रहण हमारे जीवन में होता है। संस्कार अगर अच्छा रहेगा तो हमेशा अच्छा चीज आपके जीवन में आते रहेगा, घुसते जाएगा, ठीक है। अच्छा चीज कब? जब आपका संस्कार अच्छा होगा। तो अच्छे संस्कार से अच्छे गुणों का ग्रहण होता है। कहाँ पे? जीवन में। कहाँ पे होता है? जीवन में। जीवन में अच्छे गुणों का ग्रहण होता है। जीवन में अच्छे गुण आते हैं कब? अच्छा संस्कार रहेगा तब। कब होगा? अच्छा संस्कार रहेगा तब, ठीक है ना। चलिए एक बात है, फिर रिपीट करेंगे हम, ठीक है। फिर भारतीय प्राचीन ऋषियों का मानना है कि भारत, तो आप जानिए रहे कि हम बोले थे भारत महिमा, एक पाठ था हमारा 5 में, उसमें हम आपको बोले थे कि भारत जो है ना ऋषि मुनियों की जन्मभूमि है, तपस्वियों की जन्मभूमि है, कहता है दानवीर कर्ण की जन्मभूमि है, ठीक है ना, देवताओं की भूमि है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय प्राचीन, यानी भारत में प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना है, तपस्वियों का मानना है, ऋषियों का मानना है, भगवान का मानना है, देवताओं का मानना है कि हमारे संस्कार में वेद का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसका ज्ञान होना? वेद का ज्ञान। किताबी नॉलेज को गोली मारो, अभी किताबी नॉलेज को हमको अभी नहीं देखना है, ठीक है ना। वेद का ज्ञान होना, मूल ज्ञान वेद का ज्ञान है, ठीक है ना। वेद का ज्ञान होना ना बहुत जरूरी है। क्या है? वेद का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बड़ों का आशीर्वाद।
होम करना तथा परिवार के सदस्यों को एकजुट होकर होना आवश्यक है। ये हमारे संस्कार है। मान के चले कि हम कोई भी छोटा मोटा फंक्शन करते हैं या कोई बड़ा सा फंक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, छुच्छे कर लेते हैं कि सबको कॉल कर करके बुलाते हैं, पहले सबको कॉल करके हम बुलाते हैं। ये हमारे संस्कार हैं कि कोई भी मतलब ठीक है अपने जीवन यापन के लिए, अपने काम काज के लिए सभी लोग मतलब कि इधर उधर कमा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम कोई फंक्शन करते हैं, कोई पार्टी करते हैं, कोई मतलब उत्सव करते हैं तो हम सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं, सबको एक जगह एकत्रित करते हैं, तब जाकर के हम कोई भी चीज मतलब आगे बढ़ाते हैं, कोई भी प्रोग्राम को आगे करते हैं। ये हमारे संस्कार है। क्या ये संस्कार है? बड़ों का आशीर्वाद लेना ये हमारे संस्कार है। पूजा के दौरान होम करना ये हमारे संस्कार है। ठीक है ना। ये ऋषि मुनियों, ये भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना है कि बड़ों का आशीर्वाद लेना ये हमारे संस्कार है। पूजा के दौरान होम करना ये हमारे संस्कार है। जीवन में वेद का ज्ञान होना ये हमारे संस्कार है। कोई भी उत्सव अगर हम घर में मनाते हैं तो सबको इकट्ठा करके बुला करके इकट्ठा करके मतलब उत्सव मनाना ये हमारे संस्कार है। इसे हम कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम रिपीट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, फिर अभी सिर्फ पॉइंट को समझाते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद है कि भारत में कुल संस्कारों की संख्या 16 है। कितना है? 16। भारत में कुल कितने संस्कार हैं? हमारे प्राचीन भारत से जो संस्कार जो बनते हैं वो कुल कितने संस्कार है? 16 संस्कार है। कुल 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है ना। कुल मिलाकर के 16 संस्कार है। कितने हैं? 16 संस्कार हैं। इन 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 16 संस्कार को 5 भागों में, कितने? 5 भागों में बांटा गया। 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कुल संस्कार कितने हैं? 16। ठीक है ना। कुल संस्कार कितने हैं? 16 है। ठीक है ना। ये कुल संस्कार 16 जो है ना मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। बड़ा मजा आएगा अभी इसको जब अंत तक जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। इन 16 संस्कार को 5 भागों में विभक्त किया गया। विभक्त मतलब बांटा गया। विभक्त मतलब बांटा गया। ठीक है ना, 5 भागों में। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे बांटा गया है। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। ठीक है ना। आप जोड़ते जाइएगा मन में कि 16 पूर्ण रहा है या नहीं। ठीक है। तो जन्म से पूर्व यानी कि पैदा होने से पहले, जन्म लेने से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। पहले हम ये देख लेते हैं, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जन्म हो गया तो शेषा मतलब होता है शिशुअवस्था, शिशु वाला अवस्था। शिशु वाला मतलब शिशु जो होता है 5-6 साल का नो लो जो करते हैं। ठीक है ना, शिशु वाला। ठीक है ना, शिशुअवस्था। तो शैशव जो है ना, शैशव संस्कार कुल 6 होते हैं। यानी कि शिशुअवस्था में जो नूनू बाबू होते हैं ना, 5-6 साल का जो होता है ना नूनू, जो लो बिस्कुट चॉकलेट देते हो ना, वो वाला अवस्था। उस वाले अवस्था में जो संस्कार होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। यानी कि शैशवा अवस्था में यानी कि नूनू बाबू वाला अवस्था में जो संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो कितना हो गया आपका? 6 3 9 हो गया। उसके बाद है शैक्षणिक संस्कार, कुल 5 होते हैं। कितने होते हैं? शैक्षणिक। जब नूनू बाबू से जब थोड़ा सा हम बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे जब बढ़ते हैं, जब पढ़ाई लिखाई के दौरान चलते हैं, शैक्षणिक मतलब शिक्षा वाला उम्र में जब जाते हैं, शिक्षा करने के लिए जब जाते हैं, तो उस समय हमारे संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं। उस समय हमारे संस्कार 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितना हो गया? 9 5 14 हो गया। ठीक है ना, 14 संस्कार हो गया। देखिए उसके बाद ये देखिए, उसके बाद पढ़ेंगे 5 कौन कौन होते हैं, पढ़ेंगे 6 कौन कौन होते हैं, पढ़ेंगे 3 कौन कौन होते हैं। इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, आप समझिएगा। ठीक है ना। और अपने जीवन में इसको उतारिएगा। ठीक है, तब पता चलेगा भारत क्या है, भारत की प्राचीनता क्या है, भारत का संस्कार क्या है। ठीक है ना। चलिए, भारत का संस्कार ये जींस और पैंट नहीं है। भारत का संस्कार क्या है बताए थे ना? धोती और कुर्ता है। महिलाएं के लिए साड़ी है। ठीक है ना। भारत का संस्कार, विद्यार्थियों का संस्कार क्या है पता है? ये बात में बोल देते हैं, छोड़िए ना उसको, टॉपिक्स तो होते रहेगा। भारत का संस्कार क्या है? विद्यार्थी का संस्कार क्या है? विद्यार्थी का संस्कार है अल्पाहारी, मालूम है ना? अल्पाहारी, स्वान निंद्रा। अल्पाहारी मतलब कम भोजन। ठीक है। स्वान निंद्रा यानी कि कुत्ते के साथ नींद, कुत्ता को बोलते फट से जग जाता है, जगता है कि नहीं? ठीक है ना। काग चेष्टा, कौवे की तरह कौ बाहर में कुछ खाइएगा, कौवा कौ करके लगे, कब लेके भाग जाए। फिर बको ध्यानम, बगुले जैसी ध्यान। देखिए अगर नदी के किनारे जब बगुला बैठा रहता है ना, तो ऐसे एक टूक लगा के बैठा रहता है, जैसे मछली आया फट से लेके उड़ गया। ठीक है। तो बगुले जैसी ध्यान आपका होना चाहिए। और गृह त्यागी में आ जाता है अपने मम्मी पापा दीदी भैया से, मोह माया से थोड़ा सा दूर रहना है। गृह त्यागी अब आप घर से बाहर नहीं जाना है, घरे में रहना है, लेकिन मोह माया से थोड़ा सा दूर। अगर सब कोई नीचे है तो हम ऊपर आके पढ़ाई कर लेंगे।
ठीक है। सब कोई ऊपर में हल्ला कर रहा है, बैठे हुआ है, खाना खा रहा है, हम कहीं एक बगल में रूम ले लेंगे, स्टडी रूम ले लेंगे, वहीं पे जाकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन आजकल धीरे धीरे ये जो है ना, ये संस्कार धीरे धीरे विद्यार्थियों से लुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब तो आ गया है, पहले अल्पाहारी था, अब क्या आ गया है, अब आ गया है ठांस भोजनम, ठीक है ना, ठांस भोजनम। पहले था ये स्वर्ण निंद्रा, अब हो गया है भैंस निंद्रा, ठीक है। चलिए, ये सारे चीज नहीं होने चाहिए, तो हम देखते हैं अपने संस्कार पे। उसके बाद है देखिए, जब पढ़ाई कंप्लीट हो गया, तो गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ मतलब कि आप जीवन मतलब कि जो है ना जीने लगा, ठीक है ना। चलिए, गृहस्थ जीवन में गृहस्थ संस्कार केवल एक होते हैं, वो होता है विवाह संस्कार। क्या होता है? विवाह संस्कार। पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसका विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद फिर मतलब गर्भ संस्कार स्टार्ट हो जाता है। फिर वो ये चक्र जो है ना हमेशा चलते रहेगा, फिर आपको लास्ट में पता चल जाएगा ये, ठीक है। तो गृहस्थ संस्कार केवल एक होते हैं, उसका नाम है विवाह संस्कार। क्या है? विवाह संस्कार, ठीक है, वो बात बताएंगे। उसके बाद है मरणोपरांत, यानी मरणोपरांत का मतलब होता है मरने के बाद कोई भी आदमी अगर मर जाता है ना, तो उसके बाद भी एक संस्कार होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मरणोपरांत। क्या बोलते हैं? मरणोपरांत संस्कार केवल एक होते हैं। इसी को दाह संस्कार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दाह संस्कार बोलते हैं। इसी को क्रिया श्राद्ध संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया, होता है ना जी, मरने के बाद दाह संस्कार करते हैं ना, आग में जलाते हैं ना, क्रिया संस्कार करते हैं ना, श्राद्ध वगैरह करते हैं ना, इसी को बोलते हैं मरने के बाद का संस्कार, यही है। मरणोपरांत संस्कार केवल एगो होता है, ठीक है ना। मरणोपरांत संस्कार क्या होता है? एगो होता है। इसी को दाह संस्कार भी बोलेंगे, क्रिया श्राद्ध संस्कार भी बोलेंगे, ठीक है ना। अंत्येष्टि संस्कार भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंत्येष्टि मतलब अंत में जो संस्कार होता है, उसको अंत्येष्टि संस्कार भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब देखो, फिर जो बोले कि हम पढ़ेंगे, 16 हो गया, 16 संस्कार पूरा सबका ना। अगर जोड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 16 है, कुल संस्कार कितने हैं? 16 है। यहाँ देखो 5 और ये 5 भागों में इसको बांटा गया है ना, ठीक है। 16 को कितने भागों में बांटा गया है? 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। तो देखो, यहाँ पे 3 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे, 9 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, 14 1 15 16 संस्कार पूर्ण गया ना मेरा। अभी 16 संस्कार को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पे, चलो। उसके बाद है जन्म से पूर्व संस्कार। जन्म से पूर्व पहले बोले थे हम लोग क्या को संस्कार? 3 संस्कार। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, क्या को? 3 को, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जन्म से पूर्व पहले होता है गर्भधारण। क्या होता है? गर्भधारण संस्कार। क्या होता है? गर्भधारण। अगर कोई पूछ देगा कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार है, तो बोलेंगे जन्म से पूर्व 3 संस्कार है। पहला संस्कार का नाम है गर्भधारण संस्कार। क्या नाम है? गर्भधारण संस्कार। उसके बाद है पुंसवन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। पुंसवन संस्कार। उसके बाद है सीमंतोन्नयन संस्कार होते हैं, ठीक है ना। गर्भ के मतलब कि ये जन्म से पूर्व 3 संस्कार। पहला नाम क्या है बोलो तो? गर्भधारण संस्कार। दूसरा का नाम है पुंसवन संस्कार और तीसरा का नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार। तीसरा का नाम क्या है? सीमंतोन्नयन संस्कार होते हैं। चलिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए गर्भधारण में क्या होगा कि गर्भ रक्षा के लिए, देखो यहाँ पे इसके लिए गर्भधारण क्या है, तो गर्भ की रक्षा के लिए, जब मतलब छोटा सा शिशु जब गर्भ में होता है ना, माँ के गर्भ में जब होता है, तो मतलब उनके बच्चा की रक्षा के लिए, ठीक है, बच्चा के रक्षा के लिए, तो गर्भ की रक्षा के लिए गर्भधारण संस्कार होता है या किया जाता है। गर्भ की रक्षा के लिए गर्भधारण संस्कार किया जाता है। इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। बार क्वेश्चन आ चुका है, इस बार भी आएगा और 2024 में भी आएगा, इसलिए इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बार बोल दिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मैटर लंबा है, इसलिए हम क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद है गर्भ से बच्चे का संस्कार अच्छा हो, हाँ अच्छा हो तो उसे पुष्पन अच्छा हो, गर्भ में तो उसे पुष्पन संस्कार होता है, ठीक है ना। गर्भ से बच्चे का संस्कार अच्छा हो, ये पुंसवन संस्कार में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, माता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, तो गर्भ से उसका संस्कार अच्छा हो, ठीक है ना। गर्भ से उसका संस्कार अच्छा हो, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? पुंसवन कहते हैं। इनकी माता जो खाएगी बच्चा भी खाएगा, माता जो बोलेगी बच्चा पे प्रभाव पड़ेगा, माता जो सुनेगी बच्चा पे प्रभाव पड़ेगा, माता जैसे जैसे करेगी बच्चा पे
प्रभाव पड़ेगा। माता जी पूजा करेगी, बच्चा पे अच्छा गुण का प्रभाव पड़ेगा। माता जी झगड़ा करेंगे तो बच्चा भी झगड़ालू होगा ना। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार। क्या बोलेंगे? पुंसवन संस्कार, यानी कि गर्भ से ही उसका संस्कार होना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि जन्म होगा तब संस्कार बनता है, जी नहीं, गलत बात है। वो गर्भ में ही रहता है। जैसे अभिमन्यु को सुना, अभिमन्यु के बारे में पढ़ा है ना, अभिमन्यु गर्भ में ही था। अभिमन्यु, महाभारत में एक अभिमन्यु नाम का एक वीर था, वो माँ के गर्भ में ही था और वो क्या कहता है, चक्रव्यूह रचने के लिए सीख गया था, ठीक है ना। उसकी माँ सुन रही थी और वो मतलब माँ के माध्यम से वो भी सुन लिया था, ठीक है। और उसकी माँ सुनते 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 उसकी माँ को नींद आ गई। उसके बाद वो चक्रव्यूह से निकलने वाला कहानी उसकी माँ नहीं सुनी, जिसके कारण कि अभिमन्यु जो गर्भ में पल रहा था वो भी नहीं सुन पाया। बेचारा चक्रव्यूह में तो घुसा लेकिन वहीं पे मरा गया, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला गया है। तो मतलब गर्भ में जो बच्चा का संस्कार, गर्भ से बच्चा का संस्कार अच्छा हो, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुंसवन संस्कार कहते हैं। कोई दिक्कत बोलेगा नहीं ना। उसके बाद है गर्भवती माँ को प्रसन्न, गर्भवती माँ को प्रसन्न करने के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। यानी कि घर में जो महिलाएं गर्भवती होती है, जैसे कोई भी, जैसे कि माँ है, आंटी है, बहन है, कोई भी अगर गर्भवती है, उसको मतलब कि ये दिया जाता है, मतलब बोला जाता है, कहा जाता है, समझाया जाता है डॉक्टरों के द्वारा या घर में बड़े लोगों के द्वारा कि आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहिए। क्या बोला जाता है? आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहिए। आप खुश रहिएगा तो आपके मतलब कि पेट में या आपके गर्भ में जो बच्चा है वो भी अच्छा होगा, वो भी खुश रहेगा, ठीक है। वो भी दुखी नहीं रहेगा, वो माइंड उसका तेज रहेगा, ठीक है ना। तो गर्भवती माँ को यह सिखाया जाता है। तो इस संस्कार को क्या कहते हैं? सीमांतोन्नयन। क्या बोलते हैं? सीमांतोन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीमांतोन्नयन, सीमांतोन्नयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमांतोन्नयन संस्कार कहते हैं, ठीक है ना। गर्भवती माँ को प्रसन्न रखने की संस्कार को सीमांतोन्नयन, ठीक है, संस्कार कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, ये खत्म हो गया, तीन ये खत्म हो गया ना। अब इसके बाद हम चलते हैं शैशवावस्था में, ठीक है ना। शैशव संस्कार, शैशव मतलब जो नूनू बाबू जो रहता है, छोटा सा ना, छोटा सा जो कि लेते हैं, नक से नेटा चूता है, पकड़ते हैं, पोछते हैं, शैशवा वाला अवस्था, ठीक है। बिस्किट देते हैं, चॉकलेट देते हैं, लो 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 करते हैं, चुप करते हैं ना। 5, 6, 6, 7 साल तक का बच्चा को शैशवावस्था वाला बात बोलेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो शैशव संस्कार। शैशव संस्कार में क्या आएगा? जाति कर्म। सबसे पहले तो ये निर्धारित किया जाता है वो किस जाति का है, ठीक है ना। पहला संस्कार वो किस जाति का है। दूसरा, उसके बाद जब जन्म होता है उसका, उसके बाद उसका नामकरण होता है। नामकरण होता है ना, घर में या पंडित को बुला करके, पुरोहित को बुला करके उसका नामकरण होता है ना। तो दो संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार। पहला है जाति कर्म संस्कार, उसके बाद है नामकरण संस्कार, उसके बाद है निष्क्रमण संस्कार, ठीक है ना, निष्क्रमण। उसके बाद है अन्नप्राशन। क्या है? अन्नप्राशन मतलब कि मुजुट्ठी, मुजुट्ठी सुने हो ना। मुजुट्ठी जैसे कि बच्चा, जैसे कि छोटा सा है, पैदा लिया, 6 महीना हुआ, उसके बाद कहते हैं इसको मुजुट्ठी करेंगे। हम लोग का तो कभी मुजुट्ठी नहीं हुआ, डायरेक्ट आम खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलो, तो नहीं, मुजुट्ठी नहीं कराते हैं, उसको कहते हैं अन्न, जो बड़ा बड़ा पैसा वाला होता है ना, वो ये संस्कार करवाते हैं। अन्नप्राशन का संस्कार करवाते हैं बच्चों में, मतलब मुजुट्ठी करवाते हैं, सबसे आशीर्वाद दिलवाते हैं ताकि बच्चा अच्छा से फले फूले बढ़े, ठीक है, मजबूत रहे, दिमाग तेज रहे। तो अन्नप्राशन। उसके बाद है चूड़ा कर्म, इसको बोलते हैं मुंडन। क्या बोलते हैं? मुंडन, यानी कि बच्चा का कोई मतलब मुंडन भी करवाता है, ठीक है। तो उसके मतलब बच्चा बचपन में उसका एक बार मुंडन होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति के मुताबिक बच्चा जब बड़ा हो शिशु से, उसका एक बार मुंडन होना चाहिए, ठीक रहता है, दिमाग सही रहेगा, ठीक है ना। तो पागल की तरह नाचते रहेगा रोड पे, ठीक है। चलो, तो चूड़ा कर्म संस्कार यानी कि मुंडन भी बोलते हैं। उसके बाद है कर्ण भेद, यानी कि कान छेदना, ठीक है ना। ज्यादातर आप देखते हैं कि कर्ण भेद संस्कार लड़कियों में होती हैं, लेकिन नहीं, जब आप महाभारत देखिएगा, आप रामायण देखिएगा, कोई भी मतलब सांस्कृतिक चैनल पे आप जाइएगा देखने के लिए, ठीक है, देवी देवताओं वाला, तो देखिएगा कि जो लड़के होते हैं, मतलब कि जो लड़का होता है, जैसे कि पुरुष होते हैं, उसका भी कान में कुंडल वगैरह होता है ना। तो कर्ण भेदी संस्कार जो है ना लड़कों में होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं करते, वो अलग बात है, लुप्त हो गया। लुप्त मतलब खत्म हो गया। ये संस्कार, कर्ण भेद वाला संस्कार हमारे समाज से खत्म हो गया है। अभी भी कुछ लोग शौक से करवा लेते हैं, यहाँ पे करवाते हैं ना, लड़का लोग करवाता है ना, अलग बात है, ठीक है ना। तो शैशवावस्था में कितने संस्कार है? शैशवावस्था में कितने संस्कार है? 6 संस्कार है। हम उंगली रखेंगे, आप नाम लीजिएगा, बोलिए। ठीक है, एक बार हम भी बोल लेते हैं, ठीक है। शैशवावस्था का 6 मतलब कि संस्कार है, उसका नाम है जाति कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म या मुंडन। उसके बाद है कर्ण भेद यानी कि कान छेदना संस्कार होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं कि शैक्षणिक संस्कार में क्या क्या आएगा, ठीक है ना। शैक्षणिक संस्कार में
क्या क्या आएगा, ठीक है ना। ये तो आपका शैशव अवस्था वाला था, ठीक है ना, शैशवावस्था वाला था। उसके बाद है कि शैक्षणिक संस्कार में क्या क्या आएगा, इसके बारे में पढ़ना है हमको अच्छे से। तो शैक्षणिक मतलब जब वो पढ़ाई लिखाई मतलब कि पकड़ना स्टार्ट कर देता है, करना स्टार्ट कर देता है तब। तो शैक्षणिक संस्कार तो अक्षर आरंभ करना, अक्षर आरंभ करना यानी कि वो धीरे धीरे क ख ग घ ABCD प फ च छ ये सब लिखना, अंक लिखना शुरू कर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अक्षर आरंभ करना संस्कार। क्या बोलते हैं? तो अक्षर आरंभ करना संस्कार किस में आएगा? जन्म से पूर्व में आएगा कि शैशव में आएगा कि शैक्षणिक में आएगा? आएगा ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को बाद में पूछेंगे, ठीक है ना। शैक्षणिक संस्कार तो अक्षर आरंभ करना, ठीक है ना। उसके बाद है उपनयनम, उपनयनम इसके बारे में भी समझाएंगे कि उपनयनम क्या है, सबके बारे में बताएंगे। उसके बाद है वेद आरंभ, उसके बाद है केशांत संस्कार और समावर्तनम संस्कार, ठीक है ना। ये जो है ना, ये इतने सारे संस्कार है, 5 है ना, 5 है ना। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? 5 है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5। तो पहला का नाम है, मेरे साथ साथ आप भी बोलिएगा, अक्षर आरंभ संस्कार। दूसरा है उपनयनम संस्कार। तीसरा है वेद आरंभ संस्कार। चौथा है केशांत संस्कार। और 5वां है समावर्तनम संस्कार। ये 5 संस्कार जो है ना शैक्षणिक संस्कार है, ठीक है। सबका मतलब अभी आपको हम बताएंगे, ठीक। चलिए उसके बाद है कि अक्षर आरंभ में कोई भी बच्चा अक्षर या अंक लिखना सीखते हैं, ठीक है। अक्षर आरंभ संस्कार जो होता है ना, देखिएगा कोई बच्चा छोटा सा 3 साल 4 साल का होता है या 5 साल का होता है और सरस्वती पूजा का समय होगा तो उसके माता पिता और पंडित जी के पास आते हैं सिलोट लेकर के, उसका नामकरण करवाते हैं। वही है अक्षर आरंभ संस्कार, ठीक है ना, कि बाबा इसका मतलब कि अक्षर आरंभ संस्कार कर दीजिए। तो उस समय सरस्वती माता को साक्षी मानते हुए, पंडित जी को साक्षी मानते हुए, माता पिता को साक्षी मानते हुए, वो जो छोटा सा शिशु रहता है 5-6 साल का, वो सिलोट पे अक्षर आरंभ का संस्कार शुरू करता है। वहां पे उसको ओ कुछ भी लिखवाया जाता है। तो उस समय उस दिन से फिर वो पढ़ना शुरू करता है। ये संस्कार है। 2-3 बच्चा यहाँ भी किया है, अपने यहाँ भी किया है, ठीक है। चलो तो अक्षर आरंभ में कोई भी बच्चा अक्षर या अंक लिखना शुरू करते हैं, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद है उपनयन में गुरु जो होते हैं, गुरु जैसे हम आपके गुरु हैं, गुरु शिष्य को लेने उनके घर आते हैं। हम तुम्हारे घर जाएंगे, तुमको लाएंगे अपने यहाँ हम तुम्हारे घर जाएंगे, पकड़ के तुमको अपने यहाँ लाएंगे, ठीक है ना, कि चलो यहाँ पे तुमको पढ़ना है, ठीक है। इसको उपनयनम संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनयनम संस्कार में गुरु शिष्य को अपने घर लाते हैं, गुरु शिष्य को अपने घर लाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद तब क्या होता है, जब गुरु उसको अपने घर लाते हैं तब वह जो शिष्य होता है शिक्षा के नियमों का पालन कर पढ़ते हैं ना। वो जो हम तुमको जो लाएंगे तो तुम शिक्षा का पूरा नियम का पालन करके यहाँ पे क्या करोगे? पढ़ाई करोगे, अध्ययन करोगे। क्या करोगे? अध्ययन करोगे, ठीक है ना। यही होता है तब। उसके बाद देखो इस नियम को ब्रह्मचर्य, इस नियम को ना गुरु जो शिष्य को लाते हैं इस नियम को बोलते हैं उपनयनम। क्या बोलते हैं? इस संस्कार को क्या बोलते हैं? उपनयनम। और उपनयनम संस्कार को ब्रह्मचर्य संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य संस्कार कहते हैं। तथा प्राचीन काल में जो शिष्य हुआ करता था, शिष्य पढ़ने वाला, शिष्य अध्ययन करने वाला बच्चा जो होता था ना, उसको ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मचारी। जैसे आप लोग ब्रह्मचारी हैं अभी, तो ब्रह्मचारी तो आप लोगों के माथा पे बाल है ना, उस समय शिष्य के माथा पे बाल नहीं होता था, ठीक है ना। उस समय शिष्य के माथे पे बाल नहीं होता था, ठीक। सिर्फ इतना मोटा जो ना, इतना मोटा जो ना यहाँ पे चोटी होता था, टीक जिसको बोलते हैं, टीक होता था। तुलसीदास को देखे हैं, सुदामा को देखे हैं, टीक होता है ना उसको, बस वो टीक होता था। जैसे देखिए मेरा टीक है ना, छोटा सा टीक है, उसका मोटा और बड़ा टीक होता था। वो ब्रह्मचारी के रूप में उसको मतलब कि बनाया जाता था, तब उसको पढ़ाया जाता था, समझे ना। चलिए उसके बाद है तो देखिए इस नियम को ब्रह्मचर्य कहते हैं। किस नियम को? उपनयनम को ब्रह्मचर्य नियम कहते हैं। तथा प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद वेदारंभ संस्कार में शिष्य गुरु के घर पहली बार वेद पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। जब वो गुरु के घर जाते हैं, गुरु के शैक्षणिक संस्कार में है ये, वेदारंभ करना है ना, शैक्षणिक संस्कार में है ना, वेदारंभ करना है ना। यहाँ पे शैक्षणिक संस्कार में है ना, ये शैक्षणिक संस्कार आपका ये हो गया, इसमें आपका वेदारंभ है ना, है ना। वेदारंभ यानी कि वेद को आरंभ करना। जब वो गुरु के घर जाते हैं तो पहली बार वेद पढ़ते हैं,
वेद को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना, पहली बार, तो उसको इसको क्या कहते हैं, वेदारंभ संस्कार, ठीक, क्या कहते हैं इसको, वेदारंभ संस्कार कहते हैं, ठीक है ना। वो गुरु जी को साक्षी मानते हुए, ईश्वर को साक्षी मानते हुए पहली बार जब शिष्य गुरु के घर में वेद स्टार्ट करते हैं पढ़ना, उसको क्या कहते हैं, वेदारंभ संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदारंभ संस्कार कहते हैं। जब कोई भी शिष्य प्राचीन काल में, अब न अभी न, प्राचीन काल में, ठीक है ना, प्राचीन काल में जब कोई भी शिष्य गुरु के घर में पहली बार जब वेद पढ़ना शुरू करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वेदारंभ संस्कार कहते हैं। हमें एक पॉइंट को 3 बार 4 बार बोलते हैं, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में बढ़िया से घुसे, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पे, उसके बाद है कि प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा का बहुत महत्व था, ठीक है ना। आज ना ये सब मॉडर्न शिक्षा चल रहा है, इसको बोलते हैं आधुनिक शिक्षा। क्या बोलते हैं, आधुनिक शिक्षा, ठीक है ना। लेकिन प्राचीन काल में जो शिक्षा था ना, प्राचीन काल में जो वैदिक शिक्षा होती थी, क्या होती थी, वैदिक, यानी कि वेद का ज्ञान दिया जाता था। किसका ज्ञान दिया जाता था, वेद का ज्ञान दिया जाता था। आगे गुरु जी ऐसे तपस्या करके ऐसे करके बैठे रहते थे, और जो ब्रह्मचारी शिष्य होते थे आगे में, मतलब उसके गुरु जी के आगे बैठे रहते थे, किसी पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए रहते थे। अब उस समय लिखने पढ़ने, मतलब लिखने वाला शिक्षा नहीं चलता था, सिर्फ यहाँ पे मतलब बोला जाता था। अब जो ब्रह्मचारी शिष्य होते थे वो सुनते थे, श्रवण करते थे ना, श्रवण करके मतलब शिक्षा को ग्रहण करते थे, अपने जीवन में ग्रहण करते थे। ये शिक्षा होती थी पहले, ठीक है ना। चलो उसके बाद है कि प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा का बहुत महत्व था, ठीक है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कई बार आया है कि प्राचीन काल में किस शिक्षा का महत्व है, तो क्या मारिएगा, वैदिक शिक्षा का। किसका मारिएगा, वैदिक शिक्षा का महत्व था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए केशांत, देखिए शैक्षणिक संस्कार में ही क्या है, केशांत संस्कार है ना यहाँ पे, केशांत संस्कार में गुरु के घर शिष्य का प्रथम बार छोड़कर मतलब मुंडन होता है, ठीक है ना, तब ना ब्रह्मचारी बनेगा। आपको जैसे हम यहाँ से घर से लाएंगे तो आपके माथा में बाल है, ठीक है, हम जो आपको अपने घर लाएंगे आपको ब्रह्मचारी बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपका जो केश मुंडन होगा, यहाँ पे छोड़ कर्म होगा, छोड़ कर्म यानी कि मुंडन करना, ठीक है ना, आपका मुंडन हो जाएगा, टीक छोड़ देंगे, चोटी इतना टा, ठीक है ना। तो वो आपका आप ब्रह्मचारी बन जाइएगा, ठीक है ना। बच्चा से क्या बन जाइएगा, ब्रह्मचारी बन जाइएगा, शिष्य बन जाइएगा मेरा, ठीक है। चलिए वही केशांत, जब गुरु के घर में पहली बार जब उसका छोड़ कर्म मतलब होता है, छोड़ कर्म मतलब होता है उसका मुंडन होता है, उसको केशांत संस्कार, ठीक है ना। क्या बोलता है उसको, केशांत, इसको केस बोला जाता है, ठीक है ना। बाल जिसको आप बोलते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, केस बोला जाता है, केस बाल को क्या बोला जाता है, केस बोला जाता है, ठीक है। इसी संस्कार को बोलते हैं केशांत संस्कार। क्या बोलते हैं, केशांत संस्कार में गुरु के घर में शिष्य पहली बार अपना मुंडन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, मुंडन करवाते हैं, ठीक है ना, छोड़ कर्म करवाते हैं, ठीक है ना। चलो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि गुरु के घर में पहली बार जो मुंडन होता है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है, केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है, यही ना। अच्छा ठीक है, गुरु के घर में जब पहली बार छोड़ कर्म किया जाता है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, केशांत। कुछ भी देगा घुमा फिरा के, तुमको फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि इस कर्म संस्कार में गोदान किया जाता है। गोदान मतलब कि गाय का दान किया जाता है, ठीक है ना। तो आपके जो माता पिता होंगे तो जैसे कि आपका वहाँ पे छोड़ कर्म होगा गुरु के घर में, तो माता पिता उसको ना मतलब गुरु जी को मतलब कि गौदान करते हैं, कि गुरु जी को गौदान करते हैं, लीजिए आप ये गौदान हम दिए। ये नियम है कि जब आपका बच्चा मतलब कि आश्रम में चल जाएगा, गुरु जी के पास चल जाएगा, गुरु जी उनको लेके चले जाएंगे, किस नियम के दौरान, किस संस्कार के दौरान, उपनयन में ना। उपनयन में गुरु जी आएंगे, उसको लेकर के चल जाएंगे, वहाँ पे छोड़ कर्म करेगा, चूड़ा कर्म करेगा। तो माता पिता जो आपके माता पिता जो है गुरु जी को क्या देते हैं, गौदान करते हैं, कि गाय का दान करते हैं। उसी गाय का दूध से फिर वो गुरु जी भी पीते हैं, फिर जो शिष्य होता है वो लोग भी उनका दूध पीते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर इस कर्म संस्कार में गौदान किया जाता है, क्या किया जाता है, गौदान कहता है, किसमें, केशांत संस्कार में। तो किस संस्कार में गौदान किया जाता है, किस संस्कार में गौदान किया जाता है, गौदान किस संस्कार में किया जाता है, केशांत संस्कार में क्या किया जाता है, छोटे करें ना, चलो ठीक है। अतः इस संस्कार को गौदान संस्कार भी कहते हैं, ठीक है ना। इस किसको, केशांत को, इसीलिए आप यहाँ पे लिख दिया। अतः इस संस्कार को गौदान संस्कार भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला देखिए, चौथा हो गया ना, पांचवा है। उसके बाद है समावर्तनम संस्कार में बच्चा गुरु के घर से
शिक्षा समाप्त कर अपना घर आते हैं। समावर्तनम, समावर्तनम का मतलब होता है कि छोटा सा बालक में गया, वो ब्रह्मचारी बनाया, चूड़ा कर्म किया, माता पिता ने गोदान किया, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई करके जब पूरा कंप्लीट हो गया पढ़ाई उसका, तब वो शिक्षा को समाप्त करके गुरु जी से आज्ञा लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के वो गुरु के आश्रम से कहाँ जाते हैं, अपने घर आते हैं, ठीक है ना, अपने घर आते हैं। और इस संस्कार को क्या बोलते हैं, समावर्तनम संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, समावर्तनम संस्कार कहते हैं ना। जब कोई भी बच्चा, जब कोई भी शिष्य गुरु के यहाँ से, गुरु के घर से अपने घर आते हैं, उसको क्या कहते हैं, समावर्तनम संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, समावर्तनम संस्कार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जब वो किशोर हो गया, पढ़ाई करते करते क्या हो गया, वो किशोर हो गया, बड़ा हो गया, तो उसके बाद देखो फिर उसका क्या होगा, फिर विवाह संस्कार, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, विवाह संस्कार के बाद शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका फिर विवाह वगैरह होता है। तो विवाह संस्कार के बाद शिष्य मतलब वही जो शिष्य था वो बड़ा हो गया ना, शिष्य किसमें चल जाता है, गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ मतलब घर संसार चलाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अभी आप मतलब क्या है, किशोर है, ठीक है, शिष्य से किशोर बन गए, बालक है, बालक के रूप में, किशोर के रूप में है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप पढ़ाई लिखाई कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, नौकरी ले लीजिएगा, फिर आपका विवाह हो जाएगा। विवाह हो जाएगा, जैसे आपके मम्मी पापा अभी घर चला रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी फिर क्या करने लीजिएगा, घर चलाने लगेगा। इसी को कहते हैं गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन मतलब घर चलाने की जीवन, ऐसे समझिए, ठीक है ना। गृहस्थ जीवन मतलब घर चलाने की जीवन। आपके बच्चे होंगे, उनको पढ़ाइएगा, लिखाइएगा, लो कीजिएगा, ठीक है ना। यही हुआ गृहस्थ जीवन। क्या हुआ ये, गृहस्थ जीवन, ठीक है। चलो, विवाह संस्कार के बाद किसके बाद होता है, ठीक है, विवाह संस्कार के बाद लो होता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है कि विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है, ठीक है ना। विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है, ठीक है ना। विवाह एक संस्कार है, बताए ना, विवाह एक संस्कार है, इसको क्या माना जाता है, पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। किस संस्कार को पवित्र माना जाता है, विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। देखिए अब क्या होता है इसमें, विवाह को पवित्र संस्कार मानते हैं तो इसमें क्या क्या, विवाह कैसे होता है, देखिए कहता है इसमें कई प्रकार के विध ना, इसमें कई प्रकार के विध एवं कर्म कांड होते हैं। किसमें, विवाह में। विवाह में कई प्रकार के विध होता है ना, विध व्यवहार होता है ना, विध और कर्म कांड होते हैं, ठीक है ना। पहले दोनों पक्षों में बातचीत होती है, डायरेक्ट शादी हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता है, डायरेक्ट शादी नहीं होता। पहले दोनों पक्षों मतलब वर पक्ष और वधु पक्ष, लड़का वाला और लड़की वाला का गार्जियन और लड़का वाला का गार्जियन पहले एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। वो उसका नाश्ता पानी खाता है, ये इसका नाश्ता पानी खाता है ना जी, नहीं खाता है, देता है, बढ़िया जूस वगैरह देता है, पीता है, खाता है, ठीक है। चलिए, लड़का वाला लड़की देखता है, लड़की वाला लड़का देखता है ना, देखता है कि नहीं देखता है। चलिए, वही होता है बातचीत, ठीक है। पहले दोनों पक्षों में बातचीत होती है, उसके बाद है मंडप निर्माण, ठीक है ना। क्या होता है फिर, मंडप निर्माण का संस्कार होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि वधु मतलब होता है लड़की, ठीक है ना। वधु मतलब लड़की होता है कि लड़की के घर वर पक्ष का स्वागत होता है, ठीक है ना। बारात बन के जो जाते हैं ना, बारात बन करके जो जाते हैं ना, वर वाला वधु के घर जाते हैं, वहाँ पे उसका स्वागत होता है ना, बारातिया का स्वागत ना होता है। चलो, कभी बाराती गए हो, ठीक है, लात खाए वहाँ पे, नहीं खाए हो, चलो ठीक है। स्वागत हुआ है कि मार खाए हो, स्वागत हुआ है, बहुत बढ़िया से संस्कार रखोगे, स्वागत होगा, है ना। तो अक्सर जो है ना, आज के डेट में 100 में से 99% बराती लाते खा के आता है, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ देखिए, जरा सा इसको ठीक कर लो। फिर वधू यानी कि